नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार के विस्मयकारी नतीजे, हाहाकारी नतीजे। इन नतीजों के बाद निःशब्द हैं सभी के सभी। भाजपा के भीतर के लोग हों, एनडीए के भीतर के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। विपक्ष में तो एज यूजुअल जो स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, जहां भाजपा पहुंचाना चाहती है विपक्ष को, वही शुरू हो चुका है। आपस में सिर्फ उठौवल। जो नीचे के लोग हैं, नीचे कार्यकर्ता कहिए, आईटी सेल कहिए, सोशल मीडिया टीम कहिए, समर्थक कहिए, वो आपस में जूतम पैजार में लग गए। लगना ही था, यही हश्र होना था। कांग्रेस के समर्थक राजद को गालियां दे रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इसलिए ऐसा हो गया। अब उनसे सवाल है कि क्या राहुल गांधी को मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर कर दिया जाता। कुछ कह रहे हैं जो राजद के समर्थक हैं कि ये कांग्रेस नाकारी 5 सीट जीतने लायक नहीं है, और सीटों के लिए जुबान खोल रहे थे, मुंह खोल रहे थे, एकदम सोसा जैसे मुंह खोल रहे थे। इतना बड़ा मुंह था कि 243 कम पड़ रहा था, सब समा जाए। खैर, ये गाली गलौज जूतम पैजार, ये तो नियति बन चुकी है विपक्ष की। विपक्ष एक दूसरे को निपटाने के लिए जितना लगा रहता है, उसका कोई जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हम लोग के पास फोन भी आ रहे हैं नतीजों के बाद कि नहीं, ये तो होना ही था, ये चुनाव ही ऐसे लड़े, ये चुनाव ही ऐसे लड़े। महागठबंधन ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने ऐसा चुनाव लड़ा कि यही अंजाम होना था। मैं आज सुबह 8 बजे कहा था, ये कार्यक्रम फिर रिकॉर्डिंग के वक्त कह दूं, साफ कर दूं, बिल्कुल ये मेरा अपना भी व्यू है, और मैं ये मानता हूं कि कमोवेश ये व्यू भाऊ का भी होगा। भाऊ भी हमारे साथ है, जोड़ भी लीजिए उनको स्क्रीन पर, उनके विचार आप उनसे ही सुन लीजिएगा, लेकिन मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि कमोवेश सही होगा। स्वागत है भाऊ। ये नतीजे आने के बाद नतीजों को जस्टिफाई करने के लिए एक दूसरे को गाली गलौज के बजाय अब लोकतंत्र संविधान बचेगा कैसे, इस पर अगर कोई रास्ता है तो वो निकालने की दिशा में सोचना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, अगर कोई रास्ता है। और अगर रास्ता नहीं है तो जैसे बाकी देश घर में बैठा है, वैसे घर में बैठ जाना चाहिए। ये सलाह सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होते वक्त जो भी लोगों तो लाइव पड़ा हुआ है उसको तो हम डिलीट नहीं कर सकते, जाकर सुन लीजिए। हमने तब भी कहा था 100 सीट पार, तो हमें नहीं है स्वीकार, हम ये मानेंगे कि खेल हो गया। और ये फिगर जितना फैब्रिकेटेड है, डिजाइनर, जिसको डिजाइनर रिजल्ट भाव ने कहा, ये डिजाइन किए हुए एक एक आंकड़े। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उन 6 प्रत्याशियों की तलाश की जानी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इतने कम वक्त में अभी हम भी मिलान नहीं किए हैं। वो 6 प्रत्याशी जो बीजेपी का चुनाव हार गए, आखिर उनसे क्या ऐसा, उनका कसूर क्या था, गुनाह क्या किया था, आखिर उनको क्यों हरा दिया ज्ञानेश कुमार ने, सिस्टम ने। 101 प्रत्याशी थे भाजपा के, 95 पर रुझानों में लीड, 95 पर। कल्पना कर लीजिए, आप कल्पना करिएगा, 14 वाला नरेंद्र मोदी वो सबसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी था। 19 का नरेंद्र मोदी बालाकोट के भरोसे वाला मोदी था, और 24-25 का नरेंद्र मोदी ठन गोपाल नरेंद्र मोदी, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका राष्ट्रवाद भी एक्सपोज हो चुका है, जिसने किसी एक थर्ड कंट्री के इन्वॉल्वमेंट पर सीज फायर कर लिया, जिसके रहते दिल्ली में धमाका हुआ और वो भूटान बर्थडे केक काटने चले गए, जिसके रहते पुलवामा पहलगाम हुआ और बिहार चले गए, वो ठन गोपाल नरेंद्र मोदी। और तब ऐसा नतीजा आवे 101 में 95 जीत जाए। कैसे मुमकिन है, मुझे कोई समझाए, बताए, लॉजिक पे, थेथरई से नहीं, लॉजिक पे। और इसीलिए हमने कहा कि ठीक है,
सरेंडर करने वाले सरेंडर कर देंगे, नरेंद्र करने वाले नरेंद्र करने लगेंगे, सलाम ठोकने लगेंगे। हम जहां थे वहीं रहेंगे, वहीं हैं, वहीं रहेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं 95 वाला, जरा दिखाइए। अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये लेटेस्ट आया। 95 सीटों पर बीजेपी बढ़त हासिल कर चुकी है 101 में। 101 में 95, वो 6 कौन से हैं जिनके पाप का बोझ नहीं उठा पाए शाह और ज्ञानेश मिलकर? वो कौन 6 हैं बेचारे जो नहीं बैठेंगे विधानसभा? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल फिर कहे ना कि क्या कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा बीजेपी के सबसे बुजुर्ग दिग्गज नेताओं में से एक है। जीवित बुजुर्ग दिग्गजों में से अगर टॉप 3 नाम लिए जाएं तो 3 नाम कौन होंगे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा। ये टॉप 3 बीजेपी के जीवित लीडर हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा है विपक्ष को कि ज्ञानेश कुमार के रहते रहते, हालांकि उन्होंने फिर भी थोड़ा सा दिया है कि ज्ञानेश के बाद आप लोग आ सकते हो इलेक्शन प्रोसेस में, लेकिन ज्ञानेश के बाद कोई और होगा, जैसे राजीव के बाद ज्ञानेश आए। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार के सीईसी रहते, मुख्य चुनाव रहते, विपक्ष को किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए, भागीदारी नहीं करनी चाहिए। क्या विपक्ष इस पर अमल करेगा? क्या चुनाव से दूरी बनाएगा विपक्ष? मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं यशवंत सिन्हा के। यशवंत सिन्हा ब्यूरोक्रेट रहे, नौकरशाह रहे हैं, नौकरशाही में बहुत स्ट्रांग होल्ड रही, फिर भाजपा में आए तो सबसे सीनियर लीडरों में गिनती हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी नेताओं में रहे, इस देश के सबसे टॉप के मंत्रालयों का जिम्मा उनके ऊपर रहा। उन्होंने क्या लिखा था? 11 नवंबर यानी दूसरे दौर का मतदान जब पूरा हुआ 6, साढ़े 6, 7 बजे, तो 7:25 पे एक ट्वीट किया था उन्होंने। इस ट्वीट को पढ़िएगा। द एग्जिट पोल्स ऑफ बिहार असेंबली पोल्स आर ऑल रॉन्ग। बिहार के एग्जिट पोल, असेंबली चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल्स गलत है। माई सर्वे शोज दैट एनडीए इज विनिंग एट लीस्ट 200 सीट्स। माई सर्वे शोज, मेरा सर्वे ये बता रहा है कि एनडीए कम से कम 200 सीट जीत रही है, एंड महागठबंधन इज बीइंग वाइप्ड आउट, और महागठबंधन का सफाया होने जा रहा है। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल इफ माई प्रेडिक्शन प्रूव्स wrongful, woefully wrong on the 14th of November। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा अगर मेरा प्रोडिक्शन बुरी तरह से गलत साबित हो, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। उनका ये व्यंग था, तंज था, या मैंने कहा कि बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट उनके समय में जब नौकरशाह थे, जो उस समय आईएएस बने थे, वो कैबिनेट सेक्रेटरी से रिटायर हो चुके होंगे, उस दौर के नौकरशाह थे। क्या उनके पास ये इनपुट्स पहुंच चुके थे कहीं से? सिर्फ ये तंज मान ले या इनपुट्स थे? पहला ट्वीट। दूसरा नेक्स्ट लाइए ट्वीट, अगला ट्वीट। ये 14 नवंबर 2025 1:25 PM, मतलब अभी 1:30 बजे के करीब आज उन्होंने किया ट्वीट। द बिहार असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स आर क्लियरली केयरफुली अरेंज्ड। क्लियरली केयरफुली अरेंज्ड मतलब बिल्कुल साफ जो है, ये सावधानी पूर्वक अरेंज किए हुए, जिसको डिजाइनर रिजल्ट भाव ने बोला, बिल्कुल डिजाइनर रिजल्ट का ये आप पर्यायवाची मान सकते हैं। क्लियरली केयरफुली अरेंज्ड, क्लियरली केयरफुली अरेंज्ड रिजल्ट्स इक्वल टू डिजाइनर रिजल्ट। ये बिल्कुल समानार्थी बात है दोनों। न हमसे पूछ के किया उन्होंने ट्वीट, न उनसे पूछकर हमने ये शब्द इस्तेमाल किया, या जो हमने चर्चा की, कोई किसी से पूछा। अगला ट्वीट लाइए। द अपोजिशन पार्टीज शुड स्टॉप कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज लॉन्ग एज ज्ञानेश कुमार इज सीईसी।
विपक्षी पार्टियों को इलेक्शन में, चुनाव में शामिल होना बंद कर देना चाहिए, चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए जब तक ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एंड द इलेक्शन कमीशन रिमेन्स कंप्रोमाइज्ड। और तब तक जब तक इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, समझौता किया हुआ बैठा है। सीधा इसी चलेंगे बहाऊ के पास। इसके बाद एक कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर्स में से हैं दिग्विजय सिंह, उनका भी ट्वीट दिखाएंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में भी कोई सुनना नहीं चाहता, दिग्विजय सिंह को दिल्ली दरबार में भी नहीं सुनते, लेकिन दिग्विजय सिंह की जो आदत है आज भी बहुत स्पष्ट लिखा है, कोई मानेगा नहीं, ये भी हमको यकीन है। लेकिन पहले इसी पार्ट पर भाऊ, क्या वाकई ये निजी तौर पर, मैं भी बताऊं, निजी तौर पर मेरा भी मानना है कि चुनाव में अब नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है चुनाव में जा करके आप डिफ्यूज करते हो पूरे जनता के मनोभाव को, उसकी भावनाओं को, उसकी आकांक्षाओं को डिफ्यूज कर देते हो। देखिए, क्या जो मुझे यशवंत यशवंत सिन्हा का सिन्हा, ये सलाह विपक्ष के लिए बहुत मुफीद है? नहीं, मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह जी का काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। देखिए, हाँ। आने वाले समय में, आने वाले 2 सालों में जो चुनाव होंगे आशीष, चाहे फिर आसाम उनके पास ही है, बंगाल भी चला जाएगा, तमिलनाडु भी चला जाएगा और केरल भी चला जाएगा। फिर कर्नाटक वर्नाटक का तो वो चलो ठीक है, पिछली बार हो गया, गलती हो गई, वो बीजेपी कांग्रेस में चली गई। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, ये भी आ जाएंगे उनके पास, बीजेपी के पास। पंजाब भी आ जाएगा। इसके बाद भाजपा पूर्ण देश में सभी राज्यों पे और केंद्र में सरकार बनेगी। 2029 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तब भाजपा 400 पार होगी और वन पार्टी सिस्टम लागू होगा। जब वन पार्टी सिस्टम इस देश पे लागू होगा तो यकीनन फिर आपको बाकी राजनीतिक दलों की जगह नहीं होगी। तो बाकी राजनीतिक दलों ने अभी से अपने खर्चे कम कर देने चाहिए और चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। मैं इसको डिजाइनर चुनाव बोलता हूं, क्योंकि ये चुनाव के नतीजे डिजाइन किए गए हैं और ये महाराष्ट्र के जो चुनाव के नतीजे आए और खासकर लोकसभा के चुनाव जब डिजाइन कर रहे थे, तो थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया कि उन्होंने ये सोच के कि चलो हमें 300 सीट हमारे पास है, 305 300 तो आई जाएगी, बाकी 60-70 सीटों पे हम जुगाड़ कर लेंगे तो 370 हो जाएगी, तो खेल हो जाएगा। लेकिन इनका सीट कम आ गई, तब से बीजेपी बहुत कॉशियस हो गई, खासकर डिजाइनिंग में। इसलिए महाराष्ट्र में उन्होंने बाकायदा सबसे बुरी हालत होते हुए भी 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी के लिए डिजाइन की और वो आ गई। यही उन्होंने करीब करीब 101 चुनाव लड़े, तो 101 में से 95 यदि उनके पास आ रही है और जहां गिनती चल रही है वहां पे भी कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है, तो 101 यदि 101 100 101 में से 100 भी सीटें जीत जाती है, एक आध नाम के लिए हारना भी जरूरी होता है, नहीं तो लोगों का विश्वास ही नहीं होगा। तो यदि चुनाव हार जाते हैं तो इसके लिए मुझे लगता है कि कोई विपक्ष इसमें लिए जिम्मेदार नहीं। हाँ, अब कई लोग आपस में सिर फुटबल कर रहे हैं, मैं मानता हूं गलतियां हो गई है, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजिक नरेशन देखिए। बहुत पहले से ये नरेशन बन रहा था कि 10,000 रुपए महिलाओं को देने की वजह से महिलाओं ने एन ब्लॉक वोटिंग किया एनडीए के लिए। उसके बाद एक नरेशन आया कि वोट प्रतिशत में महिला ज्यादा है, वो तो हमेशा ही बिहार में आती रही है, क्योंकि ये आशीष जी ने इस पॉइंट को बड़ा अच्छी तरह से रेखांकित किया कि बिहार में बहुत ज्यादा पुरुष घर के तो ज्यादातर बाहर नौकरी के लिए रहते हैं, तो पूरा घर में महिलाएं होती तो महिलाओं का मतदान ज्यादा होता है। ऐसे नहीं, कई पुरुष, जरूरी नहीं कि सभी लोग आए, सभी को प्लेन के टिकट रेट ट्रेन के टिकट मिल जाए। कुछ लोग अभी छठ पूजा के लिए आए थे, फिर वापस छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस में, ये भी जरूरी है। तो कई लोग नहीं आ पाते, कुछ और कारण होती है। तो ऐसे में घर की महिलाएं वोट ज्यादा देती है, तो वो देती है, तो वो वोट का एक है। लेकिन हम उस वीडियो को कैसा नकार सकते हैं जहां महिलाएं जो रैली में आई थी, वो जो गाली दे रही थी बीजेपी को, हम उन वोट से कैसे पूछते कि जब उनको बोला 10,000 रुपए आपको दिए तो बोले 10,000 हमसे वापस ले ले, हमको नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। हमारा बेटा ग्रेजुएशन हो गया है, मतलब ग्रेजुएट होके वो 2 साल से इधर उधर टल्ले मार रहा है, उसको नौकरी चाहिए, हमको नहीं बाहर प्रदेश भेजना है उसको, यही नौकरी करे।
ये जो बातें लगातार आ रही है, वहाँ यूथ पेपर फेल होना, ये तमाम चीजें थी, ऐसा नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी भी थी। हाँ, गलतियां हुई है। मैं ये मानता हूँ कि गलतियां बीजेपी से इसके भी हुई है, कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि महागठबंधन में सबसे ज्यादा बड़ा गड्ढा था तो कांग्रेस का हुआ। लेकिन इससे बीजेपी को मदद होती है डिजाइनिंग करने में। जो डिजाइनिंग करने में थोड़ा-सा, मैं बोलता हूँ, कांग्रेस ने बहुत अच्छे उम्मीदवार भी दिए होते, तो भी नतीजे यही आने थे, और घटिया उम्मीदवार दिए तो भी नतीजे यही आए। हाँ। लेकिन लेकिन कम से कम यहाँ हम कह सकते हैं कि पूरी ताकत से लड़े हैं तेजस्वी। क्या उसी ताकत से कांग्रेस लड़ी है क्या? ना। और यदि सिर्फ राहुल गांधी की आप रैली बोलते हो कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, मैं मानता हूँ राहुल गांधी ने मेहनत की, लेकिन राहुल गांधी ने किनके लिए मेहनत की? जो बीजेपी, एलजेपी, इस पार्टी से लोग जो आए उनको टिकट दिए गए। कभी इस बात का संगठन को समझने वाले लोग ही नहीं है कांग्रेस में। ये एलोवेरा, इसने जो बीजेपी वो ऑलरेडी कांग्रेस की नैया डुबाई गुजरात में, उसको बिहार में नैया डुबाने के लिए बोला, तो एलोवेरा ने कोई गलत काम नहीं किया। जो गुजरात में किया उसने वही किया, और उसके बाद आसाम और बंगाल भी उसको दिया जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा। जो आदमी हरियाणा डुबाता है उसको दूसरी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो पार्टी को जीत दिलवाते हैं, उनका फिर ठाकरे हो जाता है। जिसने दक्षिण में पहली, मतलब तेलंगाना में सरकार बनने के बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार बनाई, राज्य का जन्म होने के बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार, तो उस माणिकराव ठाकरे को जीत के बाद बेइज्जत करके गोवा भेज दिया गया। और जो हारने के लिए माहिर है उनके अच्छे स्टेट दिए जाते हैं। ये कब समझेगा राहुल गांधी को? कौन चलाता है कांग्रेस? क्या बीजेपी कांग्रेस चलाती है कि कांग्रेस कांग्रेस चलाती है? ये देखना होगा। मैं इस बात को फिर मानता हूं, यदि कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार भी दिए होते तो नतीजे यही आते, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना था। ये मैं बहुत पहले दिन से कह रहा हूं कि बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी चुनाव, बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों गुजरातियों की, बीजेपी के अंदर की राजनीति, भविष्य जो है, ये बिहार के नतीजों पे है। आज मुझे बताइए, 101 में से 95 यदि सीट्स कोई लेता है, तो आज इन पे कौन सवाल पूछेगा? क्या संघ की ताकत है कि वो आज सवाल पूछे? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा आ सकते, ज्ञान दे सकता है? भाई, जेपी नड्डा के नेतृत्व में इतना सारा अच्छा काम हुआ। जेपी नड्डा को कौन लाया था? ये दोनों गुजराती लाए थे। अगली बार यदि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ये दोनों गुजराती के भरोसे छोड़ो बीजेपी। संघ के अंदर लगातार ये मांग होती है कि भैया इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मत करो। संघ को डर ये है कि ये सिर्फ राज्य काबिज करते करते एक दिन संघ काबिज न कर ले। संघ अपने अस्तित्व से डरा हुआ है। तो ये जो डिजाइनर फैक्टर है, इस डिजाइनर फैक्टर पे कौन ध्यान देगा? कुछ सिंपल सिंपल चीजें हैं। एसआईआर होने के बाद, जिसको इंटेंसिव कहा गया, बिल्कुल मुस्तैदी तरीके से, गहन पुनर्निरीक्षण के बाद लाखों के तादाद में मतदाता कैसे वंचित रहे। पत्नी का वोट है, और पति का और बेटे का और भाई का है नहीं। ये कौन सा एसआईआर है? क्या ये डिजाइन किया गया था एसआईआर? मैं तो बोलता हूं कि यदि ये पूरे नतीजे डिजाइन है, तो इसको डिजाइनर पर, डिजाइंड नतीजे लोगों को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब शादी वगैरह होती है तो हम बोलते हैं कि डिजाइनर। मनीष मल्होत्रा से कपड़े सिलवाते हैं बड़े बड़े एक्टर्स लोग, सेलिब्रिटी लोग, उनको डिजाइनर कहते हैं। तो जब आप डिजाइनर से कपड़े सिलवाते हो तो डिजाइनर क्या करता है? सबसे पहले रेडीमेड तो खरीदते नहीं हो, टेलर के पास जाते हो, तो टेलर आपका नाप लेता है। तो एसआईआर ये नाप लेने की प्रक्रिया है। वो नापता है एसआईआर कि मतदाताओं में आप कहां खड़े हो और विपक्ष कहां खड़ा है। फिर विपक्ष को छाटा जाता है ऐसा कटिंग में। फिर नतीजों के हिसाब से डिजाइन होता है, जहां मतदान धीरे करवाना,
कहाँ मशीनें खराब करवाना, कहाँ लोगों को मतदान के लिए जाने मत देना दोपहर तक। क्या आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि सुबह 7 बजे का मतदान चालू हुआ और 11 बजे तक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं नाव में बैठने के लिए, लेकिन नाव नहीं वहां से निकल रही है। प्रशासन बोल रहे कि नाव हमने जब्त कर दी, नहीं जाओगे आप वोटिंग के लिए। जब सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ तब जाके नाव मुहैया करवाई गई। 9 साढ़े 9 बजे 4 वोटर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम वोट देने गए, हमको बोला तुम्हारा वोट तो डल गया, पता नहीं किसने डाला। ये देखिए हमारे पास वोटिंग कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है और ये मेरी उंगलियां हैं, कोई लगी नहीं। जब सोशल मीडिया पे ये हंगामा हो गया तो शर्मा में उनको बुला के वोट करवाया गया और फिर वीडियो रिलीज करवा गया कि हाँ हमने वोट किया। तो वो मतदाता मूर्ख थे जो पहले गए और बगैर गए उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया वीडियो के सामने कि हमको मतदान, हमारा मत किसी ने डलवा दिया, उनका मत किसी ने डलवा दिया। शर्मा शर्मी इनका वोट, मतलब इन 4 लोगों ने किसका वोट डाला ये किसी को पता नहीं। क्या इसको हम क्या माने? सीसीटीवी क्यों रात भर 6 तारीख से बंद होने लगे थे? एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जहां सीसीटीवी बंद नहीं हुआ। रात को ट्रक का आवागमन, 6 तारीख से लोग जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम खोल रहे, बाहर आ रहे, जा रहे, बोले मतगणना की तैयारी हो रही है। ये पहले नहीं हुआ। लाठीचार्ज हुआ, पहली बार हुआ लाठीचार्ज। मैं जब से ये चुनाव देखता हूं मैंने पहली बार देखा कि स्ट्रांग रूम के बाहर लाठीचार्ज हुआ। मतगणना के दिन तो गड़बड़ हुई, मेहम में इतना बड़ा, हरियाणा में तो सारे पूरे देश ने देखा। लेकिन रात को स्ट्रांग रूम के वहां लाठीचार्ज हुआ। क्यों लाठीचार्ज हुआ? क्योंकि लोग पूछ रहे थे अंदर कौन गया, बाहर कौन गया। चुनाव आयोग सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। सवाल मत चोरी का इशू खत्म नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग ने ये नतीजे बताते हैं, बीजेपी वाले बड़े पानी पी पी के कोस रहे, बोले अब नतीजे बताते हैं कि मत चोरी कोई नहीं होती। यकीनन मत चोरी नहीं, अब मत डकैती हो रही है, शब्द बदलने होंगे। इस मत डकैती को ही डिजाइनर रिजल्ट्स बोलते हैं। और ऐसा डिजाइन किया गया कि नीतीश कुमार भी निशब्द हो गए। अब निश्चित नीतीश कुमार को बोला जाएगा बताओ तुम्हारे को कौन कौन मंत्री चाहिए, कौन कौन मंत्री, कितने लोगों को बनाना है। हम आपको 6 मंत्रालय दे रहे हैं, आप ये बता दीजिए। मंत्रालय भी मांगने की स्थिति में नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर सरकार बन रही है बीजेपी की। ये वही पैटर्न है जो महाराष्ट्र का है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई 200 आ रहे भाई सीटें, क्योंकि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कई बोलते अरे यार इतना मत करो, एकदम पकड़ा जाएंगे। 101 में क्या 95? बोले नहीं, रिस्क लेनी नहीं है। और कुछ नहीं है, जनता कुछ नहीं करती। जनता कुछ दिन ये अपोजिशन ट्वीट कर लेंगे, 2-4 राहुल गांधी संविधान की किताब लेके खड़े हो जाएंगे, तेजस्वी यादव कहेंगे आज मैं जनता का नेता हूं। बहुत कुछ ज्यादा हो गया तो अजय राय जैसा लोगों से सम्मान करवाएंगे 2-4 जगह पे जाके, हमारे सांसद तुम ही हो। और 5 साल के लिए सरकार चली। अगली बार फिर चुनाव के पहले 10-10 हजार रुपए निकाले जाएंगे। एक नरेशन बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए होते हैं। तो विपक्ष को वर्तमान में 2 जगह लड़ना होगा। एक इस वोट डकैती से कैसे लड़ पाते हैं, और इसका एक ही जगह थी न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अब यदि आप चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी बोलोगे तो कोई सुनाई वही नहीं है। और ये सुनवाई महाराष्ट्र से ही शुरू हो गई, जब महाराष्ट्र की गैर कानूनी सरकार 2.5 साल तक चलने दी, जानते हुए भी चुनाव आयोग में तारीख पे तारीख देते हुए। तो फिर न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं है। तो अब हमारा देश धीरे धीरे वन पार्टी सिस्टम की तरफ चला जा रहा है। हम बिल्कुल चाइना के मॉडल पे जा रहे हैं। और 5 साल के अंदर अगले विधान लोकसभा चुनाव के तहत पहले करीब करीब हम सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें होगी।
चाहे वहां उनका 1% वोट है, 2% वोट है, या परसेंट छोड़ दीजिए, कोई मायने नहीं रखता। जनता आपके साथ कितने परसेंट से वो मायने नहीं रखता। मत पेटियों में या ईवीएम आपका क्या रिजल्ट देती है ये मायने रखता है। जहां प्रधानमंत्री का रोड शो फ्लॉप होता है, जहां गृह मंत्री की पूरी सभा में खाली कुर्सियां होती हैं, वहां बम्पर वोट से जीता जाता है। क्योंकि चुनाव एक पैकेज में लड़ा जाता है, पहले नतीजे तय होते हैं और उस नतीजे के अनुकूल नरेशन सेट किया जाता है ताकि उस अनुकूलता से जस्टिफाई करे। होता ना कई बार कोई बहुत आपका अच्छा दोस्त आपको शर्ट गिफ्ट करता है, मेरे साथ हुआ ये, किसी ने मुझे कुर्ता गिफ्ट किया, बहुत बढ़िया कुर्ता है, पहनने की इच्छा होती है लेकिन वो टाइट हुआ। तो अभी फिर मैंने कल परसों सब कपड़े निकाले, किसी शादी में जाना था तो वो कुर्ता पहन के फिर देखा। अब कुर्ता मुझे आ रहा है लेकिन थोड़ा टाइट फील हो रहा है। मैंने बोला थोड़ा सा वजन और कम करूं तो मैं अपने आप को कुर्ते लायक बनाऊं। तो ये रिजल्ट तय है पहले से, और रिजल्ट के अनुसार फिर नरेशन तय होता है, और नरेशन डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत सारे गोदी चैनल हैं। लेकिन उन तमाम चीजों पे आज चुनाव आयोग के ट्वीट पे ट्वीट आए 1 बजे बाद, और ज्ञानेश कुमार अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं कि सरूच रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। तो फिर लाठीचार्ज क्यों हुआ भाई? उन्होंने कहा कि कलर फोटोग्राफ के साथ हमने दिया और वीवीपैट मैच होगा। अरे जो स्लिपें वीवीपैट की मिली है उसको कैसा मैच करोगे गुरुजी? वीवीपैट की स्लिपें किससे मिलती है? डाटा डिलीट क्यों किया जाता है? ये कहते हैं कि आप पुलिस में कंप्लेंट करो, आप कहते हैं कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते इसके खिलाफ? आप मुझे बताइए कैसे कोर्ट में जाएंगे इनके खिलाफ? जब चुनाव आयोग की आयुक्तों की नियुक्ति का बिल पास हुआ, उसमें यह भी लिखा है कि कोई भी चुनाव आयोग के मतलब चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं जा सकता। ये तो इस देश के राष्ट्रपति को भी सुविधा नहीं है। राष्ट्रपति को भी रिटायरमेंट के बाद कोर्ट में खींचा जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं, आयुक्त को नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उससे इतनी सारे पाप करवाने हैं। तो कोई चुनाव आयोग आज मतलब ऐसा कोई बोलेगा कि साहब आज तो मैं आयुक्त हूं, कल रिटायरमेंट के बाद नई सरकार आई, पुरानी फाइलें खोली तो मैं मर जाऊंगा। आपने वो भी व्यवस्था कर रखी है, हम और उसके भी व्यवस्था करते हैं। ये क्या होता है भाई? कोई चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद क्यों नहीं कोर्ट में जाएगा? क्या है ऐसा? क्यों डर है आपको? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब इसमें था सिलेक्शन पैनल में, क्यों हटाया उसको? क्यों आपको प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री चाहिए? यहीं से बेईमानी शुरू होती है। और वो जो रोपण हुआ बेईमानी का उस बिल के साथ, उसका एक वटवृक्ष हुआ है अभी। और ये वटवृक्ष जहरीला धतूरा है जो एक लोकतंत्र को खा रहा है। मैं एक फाइनल कमेंट से पहले एक ट्वीट दिग्विजय सिंह का पढ़ना चाहता हूं। एक फाइनल कमेंट से पहले दिग्विजय सिंह का ट्वीट लाइए भैया, लाइए। जो मेरा शक था, दिग्विजय सिंह ने लिखा, वही हुआ। 62 लाख वोट कटे, 20 लाख वोट जुड़े, उसमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे हुए बढ़ा दिए गए। अधिकांश वोट गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यक वर्ग के कटे। उस पर ईवीएम पर तो शंका बनी हुई है। लेकिन उसके आगे भी जो है इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को, आईएनसी इंडिया, कांग्रेस को अपने संगठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का चुनाव मतदान केंद्र पर सघन जनसंपर्क का है, न कि रैली व जनसभा का। विजयी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं। अब कितने हैं, शुभकामना लेने वाला भी कोई नहीं है दिग्विजय सिंह का। एग्जिट पोल पर मैं भरोसा करता नहीं हूं, लेकिन एक बात जानता हूं, मैं जब गया था वहां पर मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई बराबर की लड़ाई थी। और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और एमआईएम वो कितना
एक दूसरे की वोट काटती है। लेकिन जो कुछ तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं 180 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहे हैं। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज्यादा सीटों से एनडीए जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड ईवीएम का कमाल होगा। हाँ, कौन है? कांग्रेस, मुझे लगता है एक सीट बड़ी मुश्किल से कांग्रेस जीत पाएगी, क्योंकि बाकी दो तीन की सीट पर कंफर्टेबल एक है अंतर। बाकी तो जो है, बाकी 2 सीटों पर 300-500 वाला हिसाब है, तो वो भी जीतेगी कि नहीं जीतेगी नहीं। हाँ, पता नहीं। मतलब क्या, मैं इसलिए इस ट्वीट को दिखाया कि यशवंत सिन्हा ने कहा कि भाई चुनाव ही मत लड़ो। ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ना भी है तो ये रैली और रोली ये सब से अब नहीं जीत पाओगे, बूथ पर होने चाहिए व्यवस्था। नहीं, मैं दिग्विजय सिंह जी को ये भी बोलता हूँ, बूथ पे व्यवस्था भी होगी। हाँ, तो भी यही बात, तो भी क्या करेंगे? हाँ, बूथ पे व्यवस्था भी होगी, आप स्ट्रांग रूम पे भी व्यवस्था होगी। स्ट्रांग रूम पे गड़बड़ी होने पे आप चिल्ला भी कर जाओगे, नारे भी लगाओगे, घुसने का प्रयास भी करोगे, झगड़ा भी कर लोगे, पकड़ा पकड़ी भी कर लोगे, उसके बाद पुलिस की लाठियां भी खाओगे। मतलब कितना डिजाइनर होता है। देखिए, बिहार में पुलिस भी बुलाई तो सब बीजेपी के राज्यों से, जबकि झारखंड और बंगाल लगा हुआ राज्य है, लेकिन वहां की पुलिस नहीं बुलाई। नहीं, अब तो नंगई है भाऊ। मतलब नंगाई और ढिठाई का इन सवालों का जवाब देना चाहिए। जो कहते, कुछ लोग कहते हैं कि अरे जनादेश का आप अपमान करते हैं ऐसे बोल के। कौन सा जनादेश? तो फिर इन सवालों के जवाब दो, यदि ये जनादेश है तो। जो मंत्री के ऊपर गोबर फेंका जाता है, जिसको दौड़ा दौड़ा जाता है, पिटाया जाता है, भगाया जाता है, कई विधायक सत्ता पक्ष के भाग गए, वो चुनाव कैसे जीतते भाई? कैसे जीतते हैं? अब चलते चलते मैं अपडेट दे दूं दर्शकों को, चलते चलते एक और अपडेट। ये लाइन अब से करीब 3 घंटे पहले, 11:30 4 घंटे से ऊपर हो गए, 4-5 घंटे हो गए होंगे, 11:30 के आसपास जब आंकड़े देखा हमने लाइव करते समय आंकड़े जब आखिरी उसी समय लाइव बंद कर दिया, तो ये लगा कि नीतीश को निपटाया गया है। अब मैं आपको ताजा बता दूं, राजद 24 सीट है, उसके बाद माले 2 सीट, कांग्रेस 1 सीट और सीपीएम 1 सीट। कांग्रेस 1 सीट पे आ गई, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वो हो गया, आ गई 1 सीट पर, यानी 2-2 4 और 24 28 सीट। मात्र 28 सीट महागठबंधन मात्र 28 सीट पर है, मात्र 28 सीट पर महागठबंधन, 243 में 28। अगर नीतीश कुमार के साथ वाला समीकरण फिर एक बार कैलकुलेट कर दूं, 84 में अगर आप 28 जोड़ेंगे तो 112 सीट होती है। 112 सीट, 122 तो अब बहुत दूर हो गया, अब बहुत दूर हो गया। अब आप सोचिए क्या होने वाला, बहुत दूर, अब तो बहुत। इसमें एक राइडर भी है। 125 पे भी माइनस बीजेपी सरकार स्टेबल नहीं है। हाँ, 130 पे भी नहीं है भाऊ, 122 के 130 पे नहीं, माइनस बीजेपी। और 120 पे बीजेपी भी स्टेबल है, 120 पे है। नहीं, अब तो 120 नहीं है, अब वो भी गिनती में बता ही देता हूं। 95 भाजपा और 19 चिराग, 114 हो गए। 114 और जीतन मांझी 5, 119 हो गए, और उपेंद्र कुशवाहा 4, 123। 122 नीतीश कुमार को किनारे कर दे आज भाजपा। 123 अपने दम पर है, अपने पास बीजेपी का चिराग मांझी कुशवाहा लेके 123 है, 123। बिल्कुल। अब और सरकार और बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों ना बनना चाहिए, मुझे बताइए। सारा डिजाइन बीजेपी करे, एग्जैक्टली, हम भी सारी मेहनत वो करे, चुनाव आयोग से भी आपको जितवा दे,
एकनाथ शिंदे को भी चुनाव, एकनाथ शिंदे के जो 52 है महाराष्ट्र में, वो कृपा ही थी ना बीजेपी की। हाँ, सिंधी को भी नहीं पता होगा कि हम कितना जीतेंगे, वो तो जीतेंगे। जितना वहां पर्ची में लिखा है उतना जीतना है। अरे और दूसरी भाई बात दादा, अरे भाई अजीत दादा अपने पत्नी को नहीं जितवा पाए, एक सांसद आया उनका मात्र, हाँ हाँ, वो भी पत्नी सुनील हार गई तटकरे जीत अपने पत्नी हार गई बारामती में, हाँ वो 42 सीट लेके गए, हाँ कहां से आई? ये दादा ने जल्दी पहचान लिया कि भैया तू ही है, इसलिए तेरा तुझको अर्पण। इस तहत उन्होंने नतीजे आते से ही बोला कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और मैं पूरा समर्थन करूंगा। पार्टी 172 पे आगे चलो, सरकार बन गई। तो ऐसा मैं ही वो माता बिहार में अभी, पिता है, अब उसके अलावा कुछ नहीं, तो बिहार में मुख्यमंत्री तय होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी बिहार में थोड़ा अभी जद्दोजहद होगी, ऐसा नहीं, अब थोड़ी है। तो भाजपा बनाना चाहिए। अगर हमसे कोई कहे बहुत तो कहेंगे अरे नहीं, देखो ये क्या हो भाजपा गया, बनाएगी, पलटी मार दिया। भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, ये कोई बात, इसमें दो मत नहीं है। नहीं, होना भी चाहिए। नीतीश हाँ, कुमार जैसे नेताओं का सियासी अंत ऐसे ही होना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि इतना सीट 80 जीता है तब सियासी अंत कहां से हो गया? अरे देखिएगा, भाजपा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसके बाद अपने आंखों से देखिएगा कि 2025 है, 2030 तक खाली भाजपा सीएम बन और जाए, ये 2030 नीतीश कहां नरेशन, होंगे? इस नरेशन पे कोई बार बार लोग कहते हैं कि अरे भाई नीतीश को अलग कर दिया तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल कोई मतलब नहीं। नीतीश के सांसदों से में से 2-3 सांसद छोड़ के सब ऑलरेडी पैक हो चुके हैं। सब 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 पैक है। और वो 2-3 सरकार बेचारे लाइन गिराने में का अपने आप खड़े हो मादमा जाएंगे। अब ना नीतीश में है, ना चंद्राबाबू में है, हाँ हाँ, अब नहीं किसी किसी में। और कोई सरकार गिराने का प्रयास करेगा तो बची हुई जिंदगी जेल काटेगा। कुछ नहीं। और क्योंकि अब जन्म आखिर में कुंडलियां खुलती है तो हर एक के जन्म कुंडली में राहु, केतु और शनि की दशा है। चलिए, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। ये विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मतलब सुनना चाहें, समझना चाहें, तो अब ये अंत का प्रारंभ है, अंत का प्रारंभ है। तो इसलिए वो अंत का प्रारंभ, उस पूरी पटकथा को हम समझने की और आप तक लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।